फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स की बात। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक पेनी स्टॉक का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, पेनी स्टॉक ये जो स्टॉक है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ये पेपर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, कुछ हद तक ये केमिकल इंडस्ट्री को भी बिलोंग करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड की। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्राइडेंट इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल कैसा है, ये कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाती है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, क्या ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की बात की जाए तो अप्रैल 1990 में इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग में इस कंपनी का नाम हुआ करता था अभिषेक इंडस्ट्री लिमिटेड। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके आपका ट्राइडेंट लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी की बात करें तो कंपनी की शुरुआत आपकी राजेंद्र गुप्ता जी ने की थी, ये जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे। और साथ में इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी 17,280 स्पेंडल्स ऑफ यार्न के साथ करी थी। और ये जो ग्रुप है ये आज के डेट में आपका 75 कंट्रीज़ के अंदर अपना एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। और एक और इसके साथ में चीज़ बताना चाहूँगा, ये इंडिया का लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़े धागा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है दोस्तों। अभी आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई कि इस कंपनी का स्टार्टिंग जो किया था उन्होंने आपका 17,280 स्पिंडल्स के साथ में। आप में से बहुत लोग जानते होंगे स्पिंडल्स का मतलब, बहुत लोग नहीं जानते हो। जो नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, स्पिंडल्स आपका ऐसा होता है जो धागे का आपका बंडल बनता है, इस तरीके का। चलिए आगे बात करते हैं कि कंपनी का मेन रेवेन्यू आता कहाँ से है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के बिजनेस डिविजन्स क्या हैं। तो बिजनेस डिवीजन की बात करी जाए तो पहला डिवीजन है इनका टेरी टावल। टेरी टावल जो है इनका इंडिया, ये जो है टेरी टावल का बिजनेस, ये वर्ल्ड के टॉप में टेरी टावल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। और ये जो आपका टेरी टावल डिवीज़न है ये इनके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब आधी इनकम यहीं से आती है इनकी। दूसरा डिवीज़न आपका यान का, यान यानी धागा, ये इंडिया के सबसे बड़े धागे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने वाली कंपनी में से एक है। और ये इनके रेवेन्यू का 30% जनरेट करता है, यानी कि 50% 80% तो इनका रेवेन्यू इन्हीं दो डिवीजन से आता है। तीसरा डिवीजन इनका पेपर का दोस्तों। पेपर में इनके साथ यूनिक एक चीज़ है कि ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग ये क्या बवाल है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप लोगों को पता होगा जो पेपर बनता है वो बेसिकली आपके पेड़ के पल्प से बनता है या वेस्ट पेपर से बनता है। बट इस कंपनी की थोड़ी सी यूनिक थ्योरी है इसमें। कंपनी का यहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी यूज़ करती है आपके जो व्हीट स्ट्रॉज होते हैं, यानी कि आपका जो गेहूं का जो फसल होती है, जब फसल कट जाती है, गेहूं कट जाता है तो नीचे का जो पार्ट बचता है जिससे भूसा बनाया जाता है, सरल भाषा में बताया जिससे भूसा बनता है, ये कंपनी उस चीज़ से अपना पेपर बनाती है। तो कंपनी के लिए इसका प्रोक्योरमेंट बड़ा आसान है, बड़ी इजीली कंपनी को ये चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो, क्योंकि इजीली प्रोक्योर कर लेती है, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपकी पंजाब में आपके सिचुएटेड है। और पंजाब में आपको पता है इसकी अवेलेबिलिटी में कहीं कोई भी इशू कंपनी को नहीं होता। और ये जो डिवीज़न है इनका 90% इनके बिजनेस का कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों ये अगर टोटल बात की जाए तो 50 + 30 80 + 19 मतलब 99% इनका रेवेन्यू इन तीन डिवीजन से आ जाता है। रेस्ट जो 1% बचता है, अब वो कहाँ से आता है, उसकी बात करूँ तो वो आता है आपका केमिकल से, केमिकल डिवीजन से। वो 1% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब केमिकल्स में ये लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, केमिकल्स में ये लोग मेनली सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, ये बेसिकली बैटरी बनाने के काम आती हैं, जो बैटरी बनाने वाली कंपनी से वहाँ पे काम आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों को। तो टेरी टावल का जो डिवीज़न है, टेरी टावल के डिवीज़न साथ में इनका बैड एंड लिनन का भी डिवीज़न है। और ये मेनली इनका एक्सपोर्ट करते हैं। धागे की जो हमने बात की, ये इंडिया के लार्जेस्ट आपके यार्न प्रोड्यूसर्स हैं। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका जो मेन कंजम्पशन होता है यार्न का, वो सेल्फ यूज़ कर लेते हैं ये लोग। रेस्ट जो बचता है वो ये आगे सेल आउट करते हैं। सेल्फ जैसे आपका टेरी टावल जो भी बैड लिनन बन रहा है वो इनके धागे से ही अपना बनाते हैं। तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इनके क्लाइंट बेस की बात करते हैं दोस्तों। इनका क्लाइंट बेस कैसा है, जैसा मैंने पहला बताया था आपको, टेरी टावल वाला जो होम टेक्सटाइल का डिवीज़न है, यहाँ पे इनका क्लाइंट की बात कीजिए तो इनके पास आइकिया है, H&M है, कैरफ्योर है, कैल्विन क्लेन, ITC
होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, जेसी पेनी, शॉपर्स स्टॉप, ताज, सीयर्स, डेलर्स, रॉल्फ लॉरेन, वॉलमार्ट, अमेजन, मतलब जितने बड़े ब्रांड लीजिए सब इनके क्लाइंट्स हैं। ये सब इन सारी कंपनीज को ये लोग सप्लाई करते हैं। ये तो हो गया इनका टेक्सटाइल डिवीजन। दूसरा डिवीजन था आपका यान का, धागे का। धागे में क्लाइंट कौन है इनका? रेमंड्स है, अरविंद है, आपका एसक्यूएल ग्रुप है और का पैसिफिक टेक्सटाइल होल्डिंग लिमिटेड है। स्क्वेल एंड पैसिफिक टेक्सटाइल जो है ये आपकी हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो कि आपकी टेक्सटाइल के अंदर ऑपरेट करती हैं। तीसरी बात करें हम लोग दोस्तों तो तीसरा डिवीजन था पेपर का। पेपर में इनके क्लाइंट कौन है दोस्तों? पेपर में इनके पास अदानी है, सेल है, ओएनजीसी, एक्सिस, टाटा, अल्ट्राटेक, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो, एमिराज, एचडीएफसी, भारत पेट्रोलियम, सिटी बैंक, आईसीसी, आइडिया, मारुति सुजुकी। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इनके पास, रिलायंस है, जिंदल स्टील है। तो ऑलमोस्ट ये सारे ब्रांड्स को ये लोग कैटर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। चौथा डिवीजन जो मैंने आपको बताया केमिकल, जो इनकी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 1% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे इनका क्लाइंट बेस आपका एक्साइड है, माइक्रोटेक है, ल्यूमिनस है। इन तीनों कंपनी जो लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तीनों को ये लोग सप्लाई करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों कि क्लाइंट बेस तो बहुत अच्छा है कंपनी का। हर डिवीजन में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्लाइंट बेस से कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल होती है, लॉस मेकिंग होती है? क्या कंपनी के क्लाइंट बेस से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी हमें पैसा बना के देगी या नहीं देगी? नहीं दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं इस कंपनी के? फाइनेंशियल्स में दोस्तों मैं पिछले 5 साल का डेटा आपके लिए लाया हूँ। तो कंपनी के स्टार्टिंग जो 15 में जो कंपनी का आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 3,755 करोड़ था, 16 में 3,665, 17 में 4,625 करोड़, 18 में 4,559 करोड़, 19 में आपका 5,248 करोड़ रुपए। रेवेन्यू इनका कॉन्स्टेंट बढ़ता गया है दोस्तों। साथ में बात करें कंपनी के इनकम की तो 19 में इनका 5,292 करोड़ की इनकम रही थी। एक्सपेंडिचर इनका 4,259 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,032 करोड़ रुपए रहा है। दोस्तों मैं पिछले 5 साल का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि टोटल इनका वैल्यू क्या रहा है। मैं टोटल सिर्फ आपको 1915 के बीच में कंपेरिजन करके दिखा देता हूँ। अगर हम कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात की जाए तो 15 में आपका 117 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, 19 में आपका 371 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये कंपनी का जंप अच्छा हुआ। एसेट की बात करें, कंपनी की संपत्ति की बात करें तो 4,682 करोड़ की एसेट थी कंपनी के पास में, वहीं 19 में आके 6,156 करोड़। यहाँ भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। टोटल डेट की बात करें, कर्जे की बात करें कंपनी के 2,580 करोड़ का कर्जा यहाँ पे था 15 में, और 2,435 करोड़ का इनका कर्जा 19 में भी है। तो कर्जा आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका कर्जा तो वहीं पे है जहाँ पे स्टार्ट किया था इन्होंने 15 के अंदर। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि 2,580 करोड़ कर्जा था इनका 15 में, लेकिन 16 में 3,442 करोड़ कर्जा यहाँ बढ़ा था इनका। 17 में इन्होंने पेमेंट करी और कर्जा इनका 2,849 करोड़ हुआ, फिर 2,797 करोड़, अब 2,435 करोड़। तो ग्रेजुअली ये कर्जा इनका साल दर साल घटता गया है। इन्होंने पेमेंट अपनी टाइमली की है दोस्तों। अगर ईपीएस की बात करें तो 0.75 का ईपीएस है एज कम्पेयर टू 0.23। आरओसी आपका 12.23 है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 13.04 है। रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी का 6.03। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 19.67 है दोस्तों। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 13.04 है आपका। तो आप देख सकते हैं कंपनी का आपका 13.04। अगर जिस कंपनी का आरओई मेरे हिसाब से आपका 12 से 12 प्लस का होता है वो कंपनी ठीक ठाक होती है। अगर आरओई इसका 12 प्लस है तो यहाँ पे तो कंपनी का 13.04 है। तो मेरे हिसाब से ये आरओई कंपनी का ठीक है आपका। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का 19.67 है। नेट मार्जिन आपका 7.02 है। कैश प्रॉफिट मार्जिन आपका 14.01 है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका टेक्सटाइल डिवीज़न है, टेक्सटाइल डिवीज़न का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी का। टेक्सटाइल डिवीज़न का मार्जिन इनका 3% 4% के आसपास आता है, मैक्सिमम 7% पर जाता है। जो इनका मेन मार्जिनल बिजनेस है, जहाँ से इनका मेन मार्जिन आता है वो आता है आपका पेपर प्रोडक्ट से। जो ये पेपर बनाते हैं, पेपर में जो इनका मार्जिन आता है आपका 20-25% आता है। अब इसमें मार्जिन ज़्यादा इनका क्यों है? मार्जिन ज़्यादा आने का कारण ये होता है कि जो इनकी थ्योरी है, फिलोसॉफी है जो पेपर बनाने की, जो प्रोडक्ट ये रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो बहुत ईजिली प्रोक्योर कर लेते हैं। प्लस में उसकी अवेलेबिलिटी उनको बहुत ईजिली होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है क्योंकि वो लोकली वो लोग प्रोक्योर कर ले रहे हैं। साथ में उसकी अगर देखा जाए तो वो उनको ऑलमोस्ट कूड़े के भाव मिलता है वो प्रोडक्ट। तो इसलिए वहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी की अगर ग्रोथ पोटेंशियल आप देखिएगा तो कंपनी का जो मेन ग्रोथ निकल के आएगी अगर फ्यूचर में देखा तो पेपर डिवीजन को पैसा बना के देगा। ईपीएस देखा जाए 39.6 है। बुक वैल्यू देखिए 9.05%। प्राइस अर्निंग आपका 9.62% है। दैट मीन्स पी कंपनी का इस समय ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास काम कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू इसके पीयर से अगर कंपेयर करें तो ठीक है कंपनी का पी, और बहुत महंगा नहीं है।
बुक वैल्यू है 1.2 की, डिविडेंड भी 4.18 की। डिविडेंड भी कंपनी का बहुत अच्छा है, कंपनी साल दर साल अपना डिविडेंड दिया है। कंपनी ने कभी डिविडेंड स्किप नहीं किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो डिविडेंड भी साथ के साथ देती रहती है, तो ये एक अच्छा संकेत है इसके लिए। EBITDA 5.8 है आपका। मार्केट कैप देख लीजिए, 15 में 1159 करोड़ रुपए थी, वहीं 3576 करोड़ की मार्केट कैप है 2019 में। तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 5 साल में ऑलमोस्ट आपका 80% बढ़ा है। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी ग्रोथ कही जाएगी इस कंपनी के हिसाब से, बुरी नहीं कह सकते हैं इसको। तो फाइनेंशियल तो मुझे तो ठीक ठाक लगते हैं, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो कि बड़ा मेन मुद्दा होता है, जो कि हमेशा हमें कंपनी के बारे में अगर देख रहे हैं तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा देखना चाहिए। इसमें प्रमोटर का क्या हिस्सेदारी है। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास में इस समय आपका मार्च 2020 में 71.06% का स्टेक है दोस्तों। तो प्रमोटर का पूरा विश्वास है अपनी कंपनी के अंदर, उनका स्टेक अच्छा है यहाँ पे। FIS का 2.05% है, म्यूचुअल फंड का 0% है। 0% का मतलब ये आपका 0.001% है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 25.91% है यहाँ पे। अदर्स में जीरो है, अदर DIs में 0.98% है। दोस्तों यहाँ से ये पता चलता है कि हाँ प्रमोटर्स का पूरा विश्वास है कंपनी के अंदर, और प्रमोटर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं अपना। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ही ध्यान से हमें देखना चाहिए, कभी भी आप शेयर को, अगर शेयर की वैल्यूएशन और चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि वेदर वो शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसमें हमेशा आप देखिएगा कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो होती है वो प्रमोटर्स की वो कितनी है। तो यहाँ पे 71.06% है, बहुत अच्छी है। प्लस प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग, मतलब प्रमोटर्स की गिरवी शेयर्स कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये है आपका नन, मतलब प्रमोटर्स के शेयर्स गिरवी नहीं है यहाँ पे। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड्स में टोटल 5 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, जैसा मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 0.001% के आसपास है आपका। FIS का 60 FIS ने पैसा लगा रखा है। प्रमोटर जिसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड है आपका 32.75। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग है आपकी रेनबो इंटीग्रेटेड टैक्स पार्क LLP की है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसमें 12.41% की है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के तो ऐसा समझ में आता है कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है इस लिहाज से देखी जाए, क्योंकि प्रमोटर का पूरा विश्वास है। FIS ने भी पैसा इसमें लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं करंट में इसका प्राइस क्या है दोस्तों। तो करंट में इस कंपनी का प्राइस का जो शेयर का प्राइस चल रहा है 5.35 रुपये पे। तो दोस्तों आज के डेट में ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, बट इन्वेस्टर्स का उतना नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी में गिरावट अच्छी खासी रही है। कभी ये 70-80 रुपये पे ट्रेड करता था, आज 5.35 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों शेयर का प्राइस इतना कम कैसे हो गया। 60-70 कंपनी की वैल्यूएशन भी ठीक आ रही है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है, फिर शेयर इतना क्यों गिर रहा है। ये दोस्तों शेयर गिरने का कारण आपका रहा है क्योंकि इसकी फेस वैल्यू स्प्लिट हुई थी दोस्तों, 10 रुपये से 1 रुपये पे आई थी। तो उसी रेशियो में इसका प्राइस भी आपका स्प्लिट हो गया था। जो इसके प्राइस जो आपका फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ था वो आपका 16 दिसंबर 2019 को इसकी रिकॉर्ड डेट थी, उस दिन ये आपका स्प्लिट हुआ था दोस्तों। अब आप ये देखिए कंपनी का शेयर 5.35 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस देख लिया आपने, बिजनेस भी इनके अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड ग्रुप है दोस्तों। पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी में मुझे क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी हो सकता है कि अपने यार्न डिवीज़न को एक अलग से लिस्ट करा दे, या फिर जो पेपर डिवीज़न जो ग्रो कर रहा है 2 साल 4 साल 5 साल में, मुझे लगता है इनको जो मेन रेवेन्यू इसी बिजनेस से आएगा। और माइट भी हो सकता है कि कंपनी अपनी इस वैल्यू को अनलॉक करे और इसको भी अलग से आपका IPO लाके इसको मार्केट में लिस्ट करे अपने पेपर डिवीज़न को। तो मैं बड़ा बुलिश हूँ शेयर को लेकर। मुझे लगता है कि अगर 3 साल 5 साल 10 साल का अगर ओवरव्यू है मेरा, अगर व्यू है, तो मैं इस शेयर को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। हाँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में मेरी जो फिलोसॉफी है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो का मैं आधे से 1% ज़्यादा मैं इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर चला तो चांद तक, नहीं चला तो वहीं पे आपका। दोस्तों अब खरीदने का टाइम क्या है, अगर मैं प्राइस की बात करूं, वर्डिक की बात करूं, क्या खरीदना चाहिए इस समय हमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी गिरावट की गुंजाइश और ये शेयर मुझे ऐसा लगता है कि 4.5-5 रुपये के आसपास मिलेगा, तब लेना चाहिए। अगर अभी भी अगर लॉन्ग टर्म है, जैसा मैंने बताया कि 3 साल 5 साल 10 साल का होराइजन है आपका, तो आप इस शेयर को 5 रुपये 5.5 रुपये के आस 5.35 रुपये लेके अपने पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। 200-500 शेयर डाल के छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। दोस्तों ये मेरी रिसर्च थी, आप अपनी रिसर्च खुद करिए। मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ आपकी अवेलेबल रहेगी। आप देखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है नहीं है, ये आप अपना ओवरव्यू लगाइए। ये मेरी थॉट थी, मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया है, मुझे जो लगा।
दोस्तों इसी नोट पे अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी नोट पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। थैंक